प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति में गैब्रिएले ए आमंड और सिडनी वर्बा की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या करें। उत्तर, आमंड और वर्बर की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा कई विद्वानों जैसे कि लुसियन पाए, एडवर्ड डब्ल्यू लीमन, एडमंड बर्क, सैमुअल एम एच बेयर, रॉय सी मैक्रिडिस और रोनाल्ड इंग्लेहार्ट इत्यादि ने अलग अलग दृष्टिकोण से राजनीतिक संस्कृति के सैद्धांतिक आधारों को अपने लेखों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। राजनीतिक सांस्कृतिक पर शोध करने वाले शोधकर्ताओं और विद्वानों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करने का श्रेय गैब्रिएले आमंड और सिडनी वर्बर की विश्वविख्यात कृति शीर्षक द सिविल कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस 1963 को दिया जाता है। उन्होंने तुलनात्मक तरीकों और अनुभवजन्य साधनों का पालन करके राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण के प्रमुख तत्वों को व्यापक रूप से परिभाषित कर समझाया है। आमंड और वर्बा का विश्लेषण 1959 से 1960 के दौरान संयुक्त राज्य, इटली, ब्रिटेन, मैक्सिको और पश्चिम जर्मनी जैसे 5 लोकतांत्रिक देशों में बड़े पैमाने पर किए गए क्रॉस नेशनल सर्वे और साक्षात्कार पर आधारित है। उनके उत्कृष्ट अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक संस्कृति की पहचान करना था जो उदार लोकतंत्र को बनाए रखने और मजबूत करने में सहायक हो सके। पुस्तक के परिचयात्मक अध्याय में अपने अध्ययन के औचित्य की व्याख्या करते हुए आमंड और वर्बर ने एक सवाल उठाया कि कैसे ये सूक्ष्मता और मानवीय शिष्टाचार युक्त उदार मानवीय लोकतंत्र इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित की जाने और विनाशकारी परंपरा ग्रसित दुनिया में भी जीवित रह सके। दूसरे शब्दों में, उन्होंने शीत युद्ध के दौर को लोकतांत्रिक शासन की स्थिरता के लिए एक संभावित खतरा माना था, और शायद इसीलिए वे उदार लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करने के तरीके तलाशने में लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को रेखांकित करते हुए आमंड और वर्बर ने 3 प्रकार की राजनीतिक अभिविन्यासों पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस पर, जो कि मुख्य रूप से व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच मौजूद है, जोर दिया, जैसे कि संज्ञानात्मक अभिविन्यास कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, भावात्मक अभिविन्यास अफेक्टिव ओरिएंटेशन और मूल्यांकन अभिविन्यास इवैल्यूएशनल ओरिएंटेशन। पहला अभिविन्यास राजनीतिक प्रणाली पर विश्वास और इसकी भूमिकाओं और इन भूमिकाओं के पदग्राही के आगत और इसके निर्गत के बारे में ज्ञान को दर्शाता है। दूसरा अभिविन्यास राजनीतिक प्रणाली से संबंधित भावना, इसकी भूमिकाओं, कर्मियों और प्रदर्शन की व्याख्या करता है। तीसरा प्रमुख अभिविन्यास मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास राजनीतिक विषय वस्तुओं के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों और रायों को रेखांकित करता है, जो आमतौर पर सूचना और भावनाओं के साथ मूल्य मानकों और मानदंडों के संयोजन को शामिल करता है। राजनीतिक अभिविन्यास का ये त्रिस्तरीय वर्गीकरण राजनीतिक प्रणाली और समाज के सदस्यों के बीच संबंधों को इंगित करता है, और इस संबंध का स्तर ही लोगों की राजनीति में भूमिका को परिभाषित करता है, जो कि उनकी राजनीतिक संस्कृति को आकार देती है। अपने क्रॉस नेशनल फील्ड वर्क और तुलनात्मक शोध के आधार पर आमंड और वर्बर ने राजनीतिक संस्कृतियों को निम्नलिखित 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 1. संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। यह राजनीतिक संस्कृति ऐसे समाजों को रेखांकित करती है जहां नागरिक न तो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं और न ही राजनीतिक गतिविधियों और आयोजनों में दिलचस्पी रखते हैं। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में लोग राजनीतिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं में कोई विशेषज्ञता और रुचि नहीं रखते हैं, जो स्पष्ट रूप से उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और शून्य दिलचस्पी को दर्शाता है। साथ ही, इस प्रकार के समाजों में राजनीति से लोगों की उम्मीदें वस्तुतः कोई नहीं है और इसलिए वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी आदिवासी समाजों और स्वायत्त स्थानीय समुदायों की राजनीतिक संस्कृतियां इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का आदर्श उदाहरण है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस प्रकार की संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति विकसित और मजबूत लोकतंत्रों में दुर्लभ रही है, लेकिन इसके कुछ तत्वों को अलग-थलग ग्रामीण समुदायों में पाया जा सकता है, जहाँ आम लोगों का जीवन राष्ट्रीय राजनीति से अप्रभावित दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक प्रणाली और इसके विभिन्न विषयों की पूर्ण अज्ञानता के कारण ही नागरिकों की राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में समझ बहुत कम या शायद शून्य होती है। इसके अलावा, वे राजनीतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक भी नहीं दिखते हैं ताकि वे अपने नियमित जीवन के साथ राजनीतिक परिणामों को प्रभावित कर सके। 2. अधीन राजनीतिक संस्कृति सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति के इस दूसरे प्रकार में नागरिकों को राजनीति और सरकार जो उन्हें नियंत्रित करती है की अच्छी समझ होती है। हालांकि, नागरिक यहाँ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं होते, क्योंकि वे स्वयं को राजनीतिक प्रणाली का अधीन मानते हैं, न कि इसका सक्रिय भागीदार या अभिकर्ता। इस संबंध में, आमंड और वर्बर मानते हैं कि इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में नागरिक सरकारी नीतियां और कानून को ऐसे विषय के रूप में देखते हैं जिसका वे पालन करते हैं, न कि जिसके निर्माण में वे सहायता करते हैं। अधीन राजनीतिक संस्कृति उच्च केंद्रीकृत और पदानुक्रमित राजनीतिक शासन के चरित्र के अनुरूप अधिनायकवादी शासनों की तरह दिखाई देती है, जहां लोगों को राजनीतिक प्रणाली और इसकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में अच्छी समझ व जानकारी तो जरूर होती है, परंतु उन्हें अक्सर राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।
दूसरे शब्दों में, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति के विपरीत, यहाँ लोगों को राजनीतिक प्रणाली और सरकार के कार्यों के साथ साथ अपने राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में अच्छी समझ है, लेकिन उनके पास राजनीतिक निर्णयों और इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के बहुत ही कम या शून्य अवसर होते हैं, और शायद इसी कारण वे नागरिक राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। 3. सहभागी राजनीतिक संस्कृति। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। सहभागी संस्कृति वह है जहां समाज के सदस्य, अधीन संस्कृति की तरह, अपने देश की राजनीति और राजनीतिक प्रणाली के बारे में अत्यधिक जानकारी रखते हैं। लेकिन अधीन संस्कृति के विपरीत, वे राजनीति में सक्रिय भागीदारी भी लेते हैं क्योंकि वे स्वयं को इसके महत्वपूर्ण हितधारकों स्टेकहोल्डर्स में से एक मानते हैं जो न केवल राजनीतिक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि सरकारी नीतियों और निर्णयों को आकार भी दे सकते हैं। इस संबंध में आमंड और वर्बर का तर्क है कि नागरिक स्वयं को राजनीति में एक सक्रिय भूमिका को अदा करने की ओर उन्मुख देखते हैं। इसके अलावा, नागरिक राजनीति एक उत्सुक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी मजबूत राजनीतिक राय रखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं और इसके परिणामस्वरूप, वे सरकार के विरोध में अपनी आवाज उठाने में भी संकोच नहीं करते हैं, विशेषकर जब कोई भी सरकारी निर्णय और नीति उनकी मांग के अनुरूप न हो। सहभागी संस्कृति अपनी जीवंत प्रकृति के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सबसे अधिक अनुकूल प्रतीत होती है। उपरोक्त वर्णित 3 श्रेणियों में राजनीतिक संस्कृतियों को वर्गीकृत करते हुए, आमंड और वर्बर मानते हैं कि उनका यह वर्गीकरण राजनीतिक संस्कृतियों की एकरूपता को नहीं दर्शाता है। इस प्रकार, मुख्य रूप से सहभागी संस्कृति के युक्त राजनीतिक प्रणाली में भी अधीन और संकीर्ण दोनों संस्कृतियों के तत्वों को देखा जा सकता है। इस तरह सभी 3 राजनीतिक संस्कृतियों को लोकतंत्र सहित किसी भी राजनीतिक प्रणाली में सह-अस्तित्व में पाया जा सकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.